किंग इन ब्लैक के लास्ट एपिसोड के अंदर हम देखा था कि सारे के सारे अर्थ बाउंड हीरोज को इस बारे में पता चल जाता है एडी के जरिए नल द सिम्बियोट गॉड अर्थ के ऊपर आने वाला है और वो सब उसकी तैयारी में लग चुके होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हर एक अवेंजर, हर एक सुपर हीरो जिसको भी वो एक्सेसिबल था उसको वहाँ पे बुला लेते हैं अपनी मदद के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब नल का उनसे सामना होता है तो वहाँ पे सारे के सारे अवेंजर्स, एक्स-मैन भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी उस बैटल का टाइड पलटने के लिए सेंट्री वहाँ पे अपनी जोरदार धमाकेदार एंट्री मारता है, लेकिन नल के सामने वो भी कुछ नहीं होता है। नल उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ के बीच में से चीर के जान से मार देता है और उसके बाद वो पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर सिम्बियोट्स को बरसाना शुरू कर देता है, जो एक एक करके सारे के सारे सुपर हीरोज को अपने अंदर डुबोना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लग रहा था कि ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। तभी वैनम फैसला करता है कि अब बस बहुत हो चुकी है, वो सीधा जाके नल से मुकाबला करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एडी को नल एक ही हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके सिम्बियोट को अलग कर देता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसको एक ऊंची बिल्डिंग से फेंक देता है नीचे मरने के लिए। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत एडी के गिरने से होती है। जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में नल उसको फेंक देता है नीचे गिरने के लिए, तो यहाँ पे वो एक गाड़ी के ऊपर गिरता है और इस वक्त इसकी जो है हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है और वो वहाँ पे खून से लथपथ और तड़प रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर पहुँचता है और कहता है कि एडी, ओ माय गॉड, नहीं ये नहीं हो सकता है, ओ सॉरी मैं तुम तक पहुँच नहीं सका एडी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे जिनको मुझे बताना था, एडी प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे घबरा के चिल्लाना शुरू करता है कि हेल्प हेल्प, मुझे किसी की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई मौजूद है। लेकिन वहीं पे एडी अपनी बहुत बुरी हालत के अंदर बोलता है कि पीट, डिलन, मुझसे प्रॉमिस करो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे दूर खड़ा हुआ नल ये सारा का सारा तमाशा देख रहा होता है और कहता है आखिरकार एक आदमी को मारना इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो देख लेता है कि यहाँ पे एडी नीचे गिर के भी मरा नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ बन चुका है। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि एडी, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा, लेकिन तुम यहाँ पे बोलने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूँ। नल, उसने तकरीबन सबको ही कैद कर लिया है, उसने तकरीबन सबको मार गिराया है। ओह मेरा स्पाइडी सेंस ये क्यों टिंगल कर रहा है। और अगले पल देखते हैं स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस टिंगल करना शुरू करता है और वो नीचे झुकता है और अगले पल पीछे पलट के बोलता है कि ओह गॉड, उन्होंने उनको सिर्फ मारा नहीं है बल्कि उसने उनको अपनी आर्मी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि दरअसल नल ने उन सारे के सारे लोगों को सिम्बियोट्स के अंदर ढका नहीं था बल्कि उनको अपने जैसा बना दिया, अपने वश में कर लिया, अपनी आर्मी बना लिया है। और हम यहाँ देखते हैं कि एक्समैन के सारे मेंबर्स, फैंटास्टिक फोर का बैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह सब जो हैं एक खतरनाक किस्म के सिम्बियोट से घिरे हुए विलन्स बन चुके हैं और वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो स्पाइडरमैन एडी को उठाता और कहता है कि ओके, अब लगता है कि हमें यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, इस वक्त हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ से फौरन आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जब वहाँ से उसको लेके निकल रहा होता है तो अचानक आसमान के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है, एक ड्रैगन के आर पार एक चीज़ निकलती है और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च होता है फैंटास्टिक फोर का। और कहता है कि हे या स्पाइडी, तुम एडी की मदद करो और उसको फौरन फैंटास्टिक फोर के लैब तक लेके जाओ, इस चीज़ को मैं यहाँ संभाल लूँगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम इस बात को जानते हो ना जॉनी कि अब उनको आग उस तरह से हर्ट नहीं करती जैसे पहले कभी किया करती थी, तुम स्टूपिड नहीं बनो और मेरे साथ चलो। तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे नोवा ब्लास्ट से इन लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन इसके जरिए मैं कुछ देर के लिए तुम्हें टाइम जरूर दे दूंगा ताकि तुम यहाँ से निकल सको। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो जॉनी मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर एक बार तुम गिर गए तो वो तुम्हारे ऊपर भी हावी हो जाएंगे। हाँ मैं इस बात को जानता हूँ अच्छी तरीके से पीटर, तो इसलिए मुझ पर एक फेवर करना, अगर मेरी यहाँ पे आज मौत हो जाती है तो लोगों को जरा हीरोइक वे में बताना कि किस तरह से मैंने लड़ते हुए अपनी जान दी है, क्योंकि समझते हो ना कि मेरी भी इज्जत है जिसको मुझे मेंटेन रखना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन टॉर्च जो है वो जबरदस्त किस्म को अपना नोवा ब्लास्ट मारता है जिससे वहाँ पे चारों तरफ आग फैल जाती है और स्पाइडरमैन एडी को अपने वेब्स में करके वहाँ से आगे निकलता है। और यहाँ से हम फैंटास्टिक फोर के बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एडी को उन्होंने रखा होता है और वहाँ पे वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और पीटर बोलता है तो मैंने फ्रैंकली तुम्हारे ये पूरा का पूरा खतरनाक किस्म का डायग्नोसिस सुन लिया है, तुमने मुझे बताया कि किस तरह से उसके जिस्म के अंदर हर एक हड्डी तकरीबन टूट ही चुकी है, तो मैं इसी पार्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम मुझसे ये बताओगे डॉक्टर कि तुम इसको ठीक कर सकती हो। मैंने ठीक कहा ना डॉक, तुम बताने वाली हो ना। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो किसी और से नहीं बल्कि लेडी जेन फोस्टर से बात कर रहा है जो कि पहले एक डॉक्टर थी लेकिन अब उसके पास वैल्करी का मेंटल है। और आप जानते हैं कि एसगार्डियन मिथ के अंदर वैल्करी वो होती है जो कि मरने के बाद सोल्स को हेवन तक ले जाती है, वैल्हैला तक ले जाती है और कहती है मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम शायद मुझे जानते हो कि मेरे पुराने रूप जो कि जेन फोस्टर के जरिए हुआ करता था, लेकिन अब मैं एक नए रोल से जाने जाती हूँ और वो है वैल्करी का। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज़ को क्या कहूँ, ये एक तोहफा है या कुछ और, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि कब कौन सा पर्सन मरने वाला है। और अगर मैं तुम्हारे फ्रेंड की तरफ अभी देखूँ तो बस यही कहना चाहूँगी कि मौत इससे बहुत नज़दीक है, हमें इसको ठीक करने का जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वैल्करी देख रही होती है कि किस तरह से डेथ बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ी होती है। तो पीटर कहता है कि ओके वेल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, तो आप लोग ही मुझे कुछ नहीं बताते हैं।
तो वो कहती है जेन फोस्टर कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकती हूँ, मुझे यहाँ पे जाना होगा, मेरी कहीं और ज़रूरत है। सेंट्री के सोल को मुझे जो है कहीं लेके जाना है, वो मेरी ड्यूटी है। तो इस बात से हम यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंट्री जो है वाकई में मर चुका है और उसके सोल को कलेक्ट करने के लिए वैल्किरी यहाँ से जा रही है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट है इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक सीरीज़ के ओपनिंग के अंदर ही। तो पीटर बोलता है कि वेल वैसे तो मेरे पास भी एक जॉब है जिसको मुझे जाके चेक करना होगा और आई होप कि मुझे वहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं मिली तो वहाँ पे कुछ बहुत बदतरीन होने वाला है। और वो यहाँ पे बात कर रहा था डिलन की कि किस तरह वो डिलन को यहाँ पे छोड़कर आया था और वो इंतजार कर रहा होगा। और हम अगले पल देखते हैं कि बंकर का दरवाजा खोलता है और पीटर वहाँ के खड़ा होता है और वो यहाँ पे एक लफ्ज़ भी नहीं कहता है, लेकिन डिलन उसकी तरफ देख के समझ चुका होता है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि हे डिलन, देखो मेरी बात गौर से सुनो, अपना सारा का सारा सामान पैक करो और रास्ते के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। तो डिलन बोलता है क्या वो मर गया है? तो पीटर उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तो डिलन फिर से पूछता है क्या मेरे डैड मर चुके हैं? तो पीटर बोलता है कि नहीं, जब मैं वहाँ से निकला तब तो नहीं मरे थे, लेकिन बड़ी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना है, चलो मेरे साथ। और इस तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन डिलन को अपने साथ फैंटास्टिक फोर के घर लेकर आता है और वो कहता है कि होली शिट। तो पीटर बोलता है कि वॉच योर लैंग्वेज बेटा, लेकिन खैर तुम्हारी बात से अग्री तो मैं करूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जब यहाँ वापसी लौट कर आता है तो सारे के सारे जो लोग बचे कुछ होते हैं वो सब अब इस चीज़ के ऊपर लग चुके हैं। मतलब ये इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि ये इवेंट ही इतना ज़्यादा बिग है। और हम यहाँ देखते हैं कि रीड रिचर्ड बैठे होते हैं सूजन स्टॉर्म के साथ, ब्लैक पैंथर, वैल्किरी, ब्लेड, चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो जो है होलोग्राफिक के जरिए बात कर रहे होते हैं। और यहीं से ब्लेड दरअसल एक्जेवियर और मैग्नीटो को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम अपने आइलैंड का दरवाज़ा खोल दो ताकि जो कुछ भी बचे कुछ लोग हैं हम उनको वहाँ भेज सकें। लेकिन मैग्नीटो इस बात पे आर्ग्यू कर रहा होता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा लोग अब मारे जा चुके हैं और हम उन लोगों को अपने आइलैंड में घुसा के उसको खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ये हमारे लोग और हमें ही उनको अपने तरीके से चलाना होगा। तो ब्लेड बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे और हमारे लोगों वाली कोई बात ही नहीं है, ये चीज़ बहुत बड़ी है मैग्नीटो और ये सबके लिए आ रही है। और यहीं से रीड रिचर्ड बताते हैं कि कोल्सन से मेरी बात हुई है बेबी, उसने स्क्वाड्रन और डॉक्टर स्पेक्ट्रम को यहाँ भेज दिया है, तो वो बहुत जल्द हमारे पास पहुँचते होंगे। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि आखिरकार ये थॉर कहाँ गायब हो गया है, क्या किसी को उसके बारे में कुछ पता है? तो वैल्किरी कहती कि नहीं, आई मीन मुझे तो उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि वो अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि थॉर इस वक्त कहाँ गायब है, तो थॉर दरअसल एक अजीब और गरीब डायमेंशन के अंदर फंसा हुआ है, जो कि उसकी ही एक सोलो सीरीज के अंदर उसकी स्टोरी चल रही है। लेकिन वहीं से पीटर आता और कहता है कि हे मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम्हारी इस बड़ी सी सीक्रेट मीटिंग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या एडी के बारे में किसी के पास कोई न्यूज़ है? क्या वो ठीक हो जाएगा? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, हम अभी भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बहुत बुरी तरीके से अंडर अटैक हैं। तो इसलिए इस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के ऊपर अपना पूरा ध्यान दें और किस चीज़ के ऊपर ना दें। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली तुम लोग की सपोर्ट के लिए यहाँ पे वकांडा की फोर्स हमेशा खड़ी हुई है हमें बैकअप देने के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में क्या खबर है, कॉस्मिक क्यूब के बारे में क्या खबर है, अल्टीमेट नलीफायर, क्या हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो वहीं से ब्लेड बोलते हैं कि वो मैन, तुम लोग रियली इस तरह के बड़े फायर पावर की बात कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक आदमी के लिए? तो वहीं से वैल्किरी बोलती है कि ये वो एक आदमी है जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया के पैदा होने से पहले पैदा हुआ है उस वॉइड के अंदर। ये वो आदमी है जिसने सेलेस्टियल्स को मार दिया है, ये वो शख्स है जिसने सेंट्री को मार दिया है, ये वो आदमी है जिसने अकेले ही सारे एवेंजर्स को हरा दिया और उनको डार्कनेस का शिकार बना दिया है। तो हाँ मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हम किंग ऑफ द एबेस को जो है सीरियसली लेना शुरू कर दें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर और ये सब समझ चुके हैं कि ये सिचुएशन इनके हाथों से अब बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, तभी वो यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स, कॉस्मिक क्यूब, अल्टीमेट नलीफायर जैसे अल्टीमेट वेपन्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब इन हीरोज़ के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, इनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके जरिए वो उससे मुकाबला कर सकें। सिर्फ एक कॉस्मिक स्केल का वेपन ही जो है उनको शायद इस मुसीबत से बचा सके, और वो भी शायद। लेकिन यही से हम देखने के पीछे से आवाज़ आती है, द किंग ऑफ द एबिस। तुम इसको इस नाम से बुला रहे हो, बहुत ही अडोरेबल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि किंग नेमोर अपनी एंट्री मारता है ज़बरदस्त तरीके से, और नेमोर को देख के सबकी हट जाती है और कहते हैं उफ, अब इस आदमी को यहाँ पे किसने इन्वाइट किया था? और यहीं से रीड रिचर्ड भी एकदम गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि सू, क्या तुमने इसको बुलाया है? तो सू बोलती है कि रीड अभी जाने दो, इस वक्त हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि सू, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि नेमोर जोर से अपना ट्राइडेंट ज़मीन पे मारता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। मेरे लोग इस डार्कनेस से सदियों से लड़ते हुए आ रहे हैं और तुम लोगों ने सिर्फ अभी शुरुआत की है और तुम लोग हार रहे हो। इस प्लेनेट का मेजॉरिटी जो हिस्सा है समंदर है और वो मेरा है, उस पर मेरी हुकूमत है, और ये इंसान यहाँ पे आया हमारी अर्थ को तबाह करने के लिए, उसका मतलब वो मुझसे वॉर चाहता है। फिर ठीक है, मैं भी उससे वॉर ही करूँगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम लोगों के साथ, मेरी सारे के सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लड़ेंगे। तो इसलिए अगर इस कमरे के अंदर इस वक्त कोई एडल्ट मौजूद है जो कि समझदारी के साथ एक प्लान के ऊपर काम करना शुरू करे मेरे साथ, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ दूर कहीं आयरन मैन बैठा हुआ होता है एडी के पास और कहता है कि हाँ मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ उससे तुम्हें बहुत नफरत होगी। वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन प्लान है, लेकिन हमें एक ड्रैगन की ज़रूरत है।
हमें एडी ब्रॉक को किसी भी कीमत पर जिंदा करना ही होगा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो कि उसके हाइव माइंड के अंदर घुस सकता है, नल के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा सकता है, उसको बगैर पता चले और उसको शट डाउन कर सकता है। लेकिन एडी की जान बचाने के लिए सबसे पहले हमें एक सिम्बियोट की ज़रूरत होने वाली है, तो इसलिए मैं उसके लिए एक सिम्बियोट लेकर आ रहा हूँ। तो इस स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके बॉस, आपका प्लान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इस रोड के ऊपर मिलियंस ऑफ सिम्बियोट्स घूम रहे हैं, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, तो ये खासकर ड्रैगन की बात क्यों कर रहे हो आप? डिलन, तुम्हारी बिल्ली भी तो एक सिम्बियोट है ना, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो वहीं से डिलन बताता है कि दरअसल जो ड्रैगन सिम्बियोट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं नॉर्मल सिम्बियोट से। तुम्हें याद होगा कि कार्नेज ने जब एक से बाउंड किया था तो वो ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल बन गया था, उसको हराना हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात बन गई थी। आयरन मैन, अगर तुम उसमें से एक ड्रैगन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हो और उसको किसी तरह मेरे डैड से बॉन्ड कर दो, तो शायद तुम्हारा ये प्लान काम कर सकता है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि एग्जैक्टली मैं यही करने जा रहा हूँ, और इन द मीन टाइम मेरे पास कुछ और आइडियाज़ भी हैं जो मुझे तुम लोग के साथ शेयर करने हैं। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बॉटम ऑफ द मैरियाना ट्रेंच के अंदर, और हम देखते हैं कि नेमोर यहाँ पे एक मिशन पे जा रहा है, जिसमें आयरन मैन बता रहा होता है कि नंबर 1 नेमोर, सबसे पहले तुम्हें जाना होगा और अपने पुराने ओल्ड बडी को जगाना होगा जिसको तुमने बहुत साल पहले कैद किया था। तुम उसको किस नाम से बुलाते थे? द ब्लैक टाइड। हाँ, उसी को तुम्हें जिंदा करना होगा। तुम इसे नेमोर बोलता है कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताने वाला हूँ कि उसका असली नाम क्या है, क्योंकि उसको कस्ट किया गया था एक एंशिएंट एटलांटियन मैजिक के जरिए एंटनी, और मैं तुम्हें यह बताना जरूर पसंद करूंगा कि हमने उसको बहुत मुश्किल से ही बैनिश किया था, और अब उसको दोबारा बैनिश करना और भी मुश्किल होगा हमारे लिए। तो आयरन मैन बोलता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम इस जंग से निपट लें तो हम तुम्हारी मदद उसमें भी करवा ही देंगे। और तुमने बात करी थी तुम्हारे अटलांटियन सोल्जर्स की, मेरे ख्याल से वो इस जंग के अंदर हमारे कोई खास काम के साबित नहीं होने वाले हैं। और बिग गाय, तुमने मुझसे ये बात खुद कही थी कि हमें इस वक्त एक ऐसी आर्मी की जरूरत है जो कि डार्क के अंदर लड़ सके, और हम देखते हैं कि नेमो यहाँ समंदर की गहराइयों में किसी बींग्स को जगाने के लिए आया है जो कि शायद उसके पहले दुश्मन रह चुके हैं। और वहीं से आयरन मैन बोलता है, स्पीकिंग ऑफ विच ब्लेड, तुम्हारा क्या स्टेटस है, वहाँ पे क्या खबर है हमारे पास? और हम देखते हैं किस तरह यहाँ पे ब्लेड छिड़ने बोल यूक्रेन के अंदर आया हुआ होता है, और कहता है ओ सच कहूँ तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब वो मेरी मदद के लिए इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार रहा होता है, और कहता है क्या तुम मेरी बात से अग्री नहीं करोगे ड्रैकुला? इसका मतलब ये है कि ब्लेड यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि ड्रैकुला से मदद मांगने के लिए आया है। इसी तरह हम द बार विद नो नेम्स के अंदर शिफ्ट होते हैं। ये वो बार है दरअसल जहाँ पे छोटे मोटे क्रिमिनल्स आके जो है गेट टुगेदर करते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारी की सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि किस तरह से एक टाइम हुआ करता था कि हीरोज आपस में हीरोज से लड़ा करते थे, और वो डेज कितना ज़बरदस्त थे ना। और यहाँ पे वो लोग जो है सिविल वॉर के ओरिजिनल इवेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि शेडो में से एक आदमी आता है और कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या तुम में से कोई है जो थोड़े पैसे कमाना चाहता है? और हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग पिंग अपनी एंट्री मारता है। तो यहीं से रीड बोलते हैं कि हम टोनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे अपना स्टेटस बताओ। तो कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था रीड कि मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जल्द से जल्द ब्रोक को जिंदा कर सकूं और उसको फाइट के अंदर खड़ा कर सकूं। मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक भी चांस है उससे लड़ने के लिए तो हमें सबसे पहले वैनम की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसे रीड बोलते हैं कि टोनी, मैं तुम्हें लूज कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक ड्रैगन के मुंह के अंदर चले जाता है। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं इस कनेक्शन को खुद से तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम सब हाइव के साथ जुड़ जाएं। इस वक्त एसेंशियली मुझे पूरे के पूरे सिम्बियोट का डीएनए जो है ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा अपने तरीके से। लेकिन लकीली इसी चीज़ के लिए तो मैंने अपना एक्सट्रीमिस्ट टैग को बनाया था। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे बेसिकली जो है एक्सट्रीमिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप आयरन मैन के कॉमिक से थोड़ा बहुत भी वाकिफ है तो आप जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट टैग एक वो टैग है जिसको आयरन मैन ने बनाया था अपनी बॉडी को इनहेंस करने के लिए, और वो उसको इंजेक्ट कर रहा है सिम्बियोट के अंदर ताकि उसकी बायोलॉजी को चेंज कर सके और अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सके। और कहता है कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, मेरा मतलब मैं उसको जगा रहा हूँ, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट रीड उसके अंदर पहुँच गया हूँ। लेकिन रीड बोलते कि टोनी तुम्हें क्या हो रहा है? तो बोलता है कि मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसके दिमाग के अंदर मिलियंस ऑफ वॉइसेस चल रही हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सारा दर्द महसूस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डिलन बोलता है कि डैड ये मैं हूँ, डिलन क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो पीटर बोलता है कि हे क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कहता है कि कुछ खास नहीं चल रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि काश मैं इसमें कुछ तुम्हारी मदद कर पाता। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो डिलन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम करो और वो ठीक हो जाए, मतलब तुम लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन डिलन बोलता है कि ये बात मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, मैं जो हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे आता और कहता है कि मूव। मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक इसको संभाल के रख पाऊंगा, नल मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसको रीप्रोग्राम कर रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है। और हम देखते हैं कि आयरन मैन इस तरह यहाँ पे एक सिम्बियोट को अपने सूट के ऊपर लेकर आया होता है और वो एडी के ऊपर छोड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जो है एडी को बचाने की जगह उठा उसको मारना शुरू कर देता है, क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे कि हर एक सिम्बियोट हर एक होस्ट के साथ कंपेटेबल नहीं होती है। और वहाँ पे वो सब चिल्लाना शुरू कर दे कि हमें इससे फौरन इसको अलग करना होगा वरना ये इसको मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि रीड वगैरह उससे बॉडी से सिम्बियोट को खींच रहे होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डिलन अपनी आंखें चमकाता और बोलता है मैंने कहा हटो यहाँ से। और उसके एक हाथ के इशारे पे हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट के छींतरे उड़ जाते हैं, वो सिम्बियोट वहाँ पे मारा जाता है। और वहाँ पे ये सब देख के एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि डिलन तुम्हारे पास पावर्स हैं। और रीड एजेंट बोलते हैं कि तुमने अभी अभी सिर्फ अपनी सोच के जरिए इस पूरे के पूरे सिम्बियोट को एटमाइज कर दिया, तुम जानते हो उसका क्या मतलब है डिलन?
तुम हमारे सीक्रेट वेपन हो। तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं इसके जरिए हम इस दुनिया को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बचा सकते हैं। ओ माय गॉड डिलन, तुम एक इनक्रेडिबल लड़के हो। ओ माय गॉड। और हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड को ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि अब तक दरअसल किसी को भी ये बात नहीं पता थी एडी के कि डिलन के पास ये शक्तियाँ हैं। और एडी दरअसल नहीं चाहता था कि डिलन इन शक्तियों को इस्तेमाल करे और वो नल के सामने जाए, वो उसको बचा के रखना चाहता था। लेकिन अगर अब देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डायर हो चुकी है और इनको डिलन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इनके पास थोड़ा सा भी एडवांटेज है तो वो डिलन के जरिए ही है, क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ वो यही है कि वो किसी भी सिम्बियोट को कंट्रोल कर सकता है उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे डिलन और स्पाइडरमैन पूछते हैं कि रीड आखिरकार ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है यहाँ पे। तो रीड बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ। तो वहीं पे सूजन बोलती है कि रीड डैम इट यार, रुक जाओ जरा, देखो यहाँ पे आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। और वहीं पे रीड अगले पल जो है ईसीजी मशीन की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल एडी ब्रॉक की जो लकीर होती है हार्ट रेट की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। और रीड बोलता है कि ओह डियर गॉड, हमने एडी को खो दिया है। और हम देखते हैं कि दरअसल वो आवाज़ उसकी ईसीजी मशीन से आ रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एडी जो है अपनी ज़िंदगी से हार चुका होता है। टू बी कंटिन्यूड।